जय हिंद, नमस्कार साथियों। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल खंड का। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा ये सीरीज चल रहा है। हालांकि लगातार 3 दिनों तक आपकी क्लास नहीं हुई थी। मेरा तबीयत सही नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। हालांकि इसकी सूचना मैं आपको, यदि आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे आपको पीडीएफ सहित सब कुछ मिलने वाली है और बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो प्लीज़ आपको हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा वहाँ पे। जो भी परेशानी आपके साथ होगी, मैं आपका दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं साथियों आप अवश्य जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। साथियों ये भूगोल चल रहा है और आपको पता है आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है, तो मैं एनसीईआरटी बेस्ट पे ही, मतलब बेस्ट क्या ही कहा जाए, एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट एमसीक्यू लेकर आता हूँ साथियों। मैं चाहूँगा आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे मेरे चैनल को जो है थोड़ा सा ग्रो करवाने या फिर मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एपिसोड नंबर 8 है। इससे मैंने 7 एपिसोड करवा दिया। यदि आपने नहीं देखा तो मैं चाहूँगा ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के आएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट चलिए। तो एपिसोड नंबर 8 में सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 कह रहा है साथियों, हिमालय पर्वतों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। क्या वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होती है, क्या वो शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है, या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हिमालय पर्वत की बात कर रहा है, और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिमालय पर्वत पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लॉक करने वाले साथियों। ऑप्शन नंबर बी लॉक करने वाले, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। आप बोलेंगे सर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से आप पढ़ते रहिए अपने मन को शांति करके, स्थिर करके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्या वो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ियों पे। तो आप बोलेंगे सर जी हाँ, तीनों का तीनों जगह होता है सर, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से अधिक लॉक करने वाले हैं। भारत की किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहा है, तो वो आपका पश्चिमी घाट पे भी होता है, अंडमान और निकोबार पे भी होता है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर भी होता है। साथियों मुझे बताइए, क्या ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। 110% है साथियों। आप आराम से पढ़ते रहिए और आपको एकदम मज़ा आएगा। कुछ फैक्ट यहाँ पे भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ। कह रहा यह वन उष्ण और आर्द्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, कितना 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजातियां जो होती साथियों, रोजवुड, महागनी और एनी और एबनी। ये क्वेश्चन आपके जीएस के खंड में पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आया था, ये वाला प्रश्न यहाँ पे आया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियाँ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रोजवुड, महोगनी, इनी और एबनी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारतवर्ष में बहुतायात के रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारतवर्ष में बहुतायात के रूप में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो ध्यान रखिएगा, एक से अधिक या कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करने वाले हैं। कौन सा वन भारतवर्ष में बहुतायात पाए जाते हैं, तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है साथियों। कौन सा होता है साथियों, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ साथियों फैक्ट है, मैं आपको वो भी भरा देता हूँ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछिए आपसे कि मानसूनी, निम्नलिखित में से किसे मानसूनी वन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा,
उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन किसको उष्ण बोलिए मेरे साथ बोलेंगे आपको चीज़ें याद होती तो जाएँगी, तो सो प्लीज़ आप बोलते रहिए। बताइए मुझे उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे साथियों मानसूनी वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में ये क्या हो रहा है भई? निकल जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। देखिए, अब पूछेगा आपसे कि बताइए मानसूनी वन में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो आप कहेंगे साथियों 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऐसे बोल देगा आपसे उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में कितनी वर्षा होती है? तो आप कहेंगे 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए, कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, कह रहा है कि मुख्य वृक्ष सागवान, साल, शीशम, महुआ। यही प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा गया था पीआरटी में ना कि यहाँ पे मुख्य पर्वतीय वन में यहाँ पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सागवान, साल, शीशम और महुआ। आंवला चंदन भी होता है, आंवला चंदन भी होता है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, मुझे लग रहा है ऐसा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है बबूल, खजूर, खेजड़ी जैसे वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? बबूल, खजूर, खेजड़ी जैसे वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? क्या वो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन होते हैं? क्या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन एक से अधिक? तो आप देखेंगे ध्यान से बबूल, देख रहे हैं ध्यान से, बबूल यहाँ पे है, खजूर है, खेजड़ी, ये सब कांटेदार वृक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जब भी पाए जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। साथियों इसको तो आप दिमाग से भी इसको इस प्रश्न को लॉक कर सकते हैं। बबूल पूछे, खजूर पूछे, खिजड़ी पूछे, तो आप ध्यान से मारिएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं और नीचे कुछ पढ़ेंगे आप यहाँ पे, तो नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। कह रहा कि इन इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर क्वेश्चन अगला बार पूछे आपसे तो आप बोलेगा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ये किस भाग में पाई जाती है साथियों? तो राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। चलिए अगला कह रहा है, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्या वो देवदार और चीड़ के वृक्ष होते हैं? क्या महोगनी, रोजगोर, एबनी होती हैं? या खिजरी, बबूल, खजूर होते हैं? मैंने कुछ देर पहले तो आपको पढ़ाया था मैंने आपको कुछ देर पहले क्या पढ़ाया था साथियों? आपका आंसर देवदार, चीड़ और स्प्रूस हो जाएगी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आपका देवदार, चीड़ और स्प्रूस होते हैं। साथियों ये आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है साथियों यदि चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा एक लाइक अवश्य कर लीजिएगा, एक कमेंट तो बनता ही बनता है साथियों। देखिए मुझे समय नहीं है, मैं आपको पता है मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे समय का अभाव है, फिर भी आपके लिए लेकर क्लास आता हूँ। तो प्लीज़ इनके लिए भी आप एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा प्लीज़। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है? क्या वो सुंदरी होती है, क्या सागौन या फिर चीड़? तो आप सभी जानते हैं चीड़ और देवदार के वृक्ष, अर्थात आप चीड़ यहाँ पे, देवदार तो नहीं है लेकिन चीड़ जरूर यहाँ पे। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है? तो आप कहेंगे साथियों चीड़। साथियों ये प्रश्न आपके पीआरटी में पूछा गया था, ये प्रश्न आपके पीआरटी में टीआरटी में पूछा गया था साथियों, ध्यान रखिएगा। साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना पीवाईक्यू है आपको इसी एपिसोड में मिल जाएगा, मतलब जितना एपिसोड में करवा रहा हूँ आपको सारा इसी एपिसोड में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है? क्या वो उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है? क्या उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली वनस्पति पाई जाती है? या फिर शीतोष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब जो होने वाली है साथियों, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। साथियों, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक मुझे जो हिंट्स लग रहा है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जिस प्रकार से आपको लेनी है ले सकती हैं या ले सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भाग में वनस्पति पाई जाती है, इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भाग में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। देखिए यहाँ देखिए, मैंने यहाँ इस चीज़ को छोड़ दिया था, मैंने इग्नोर, लेकिन देखिए हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? क्या वो देवदार और चीड़ के होते हैं, बाज और चीड़ के होते हैं, या मॉस या लाइकन के होते हैं? तो जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब मॉस एवं लाइकन हो जाएगा। ध्यान रखिए, हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भाग में टुंड्रा की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए ये कह रहा है, ये टुंड्रा वाले भाग कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी लॉक करने वाले हैं, मॉस एंड लाइकन इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है साथियों, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिया पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, सोलस के हम लोग साथ जाने वाले हैं। कुछ फैक्ट है आपके, या मैं उसको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मतलब यह जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगर आप अगला बार आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, तो 1500 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष मैग्नोलिया, देखिए ध्यान से, मैग्नोलिया, ल्यूरेल, चिनकोना और वैटेल, ये 4 यहाँ पे पाई जाती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों क्या कह रहा है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या उड़ीसा में है, क्या राजस्थान में है, या मध्य प्रदेश में? एक से अधिक कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के साथ साथ साथियों इसका आंसर भरतपुर भी हो जाएगा। तो केवला वन की बात कर रहा है साथियों, किसका बात कर रहा है? केवला राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए केवला राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहा है। तो जब भी केवला राष्ट्रीय पार्क की बात करेगा साथियों, तो आप याद रखिएगा राजस्थान और भरतपुर, इस बात को आप याद रखिएगा साथियों। देखिए ये आपकी पढ़ने की उम्र है, ये पच जानते हैं। चलिए मैं कुछ बात कर लेता हूँ आपसे साथियों, जो आपकी अभी एज है ना, ये एज बहुत कुछ करवाती है। इस एज में अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप आने वाले समय में पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि रात को रात, दिन को दिन मत समझिए, पढ़िए, पढ़ेंगे तो ही आपका। अब अभी का जो समय होता है साथियों, मतलब कितने के पास जीएफ होंगी, देखिए ना, कितने के पास बीएफ होंगे। अरे वाह, ये जीएफ बीएफ, मतलब मुझे बताइए क्या होता है जीएफ बीएफ, क्या होता है? ये मुझे लगता है यदि आप किताब को अपना जीए बना लोगे ना, बीए बना लोगे ना, तो उनसे बड़ा कोई साथी आपके साथ देने वाला नहीं है। आप जान रहे हो ना, अभी का जो समय होता है, किस पे भरोसा करोगे आप? मुझे बताओ, आप बिलीव करोगे, किस पे बिलीव करने वाले हो अभी इस टाइम में? सबका सब तो वैसे नहीं होता, आज आपसे बात कर लेगा, कल आपको छोड़ देगा, यही तो होता है। तो मैं चाहूँगा आप किताब को अपना साथी दोस्त बनाइए, इससे क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छी मिलने वाली है। किताब आपको कभी धोखा नहीं देगा, अगर धोखा भी देगा ना, आपको उस लायक बना देगा जो कहने वाली बात नहीं होंगी। तो सो प्लीज़ आप अपने किताब पे फोकस कीजिए, ओके। चलिए, तो इस प्रश्न को हम लोग देख चुके थे, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर अभिसमय के तहत पहला रामसर स्थित नामित किया गया था? मतलब निम्नलिखित में से भारत में रामसर अभिसमय के तहत, ये क्वेश्चन ईवीएस का आ गया है, भारत में रामसर अभिसमय के तहत रामसर स्थल नामित किया गया था। क्या वो सुंदरवन था, क्या वो
क्या वो साथियों सुंदरवन था, या अष्टमुडी झील, या फिर चिल्का झील? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सही जवाब चिल्का झील हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के साथ साथ साथियों ईवीएस में भी पूछा गया था, या फिर याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा लाइन पॉइंट को पढ़ेंगे साथियों। कह रहा है कि 1981 में चिल्का लेक मतलब चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क, अभी जो आपने पढ़ा था भरतपुर राजस्थान, को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है साथियों कि भारत का पहला रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो वो आपका चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये केवलादेव? आप मुझे कमेंट करिए तो फास्ट में भी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप बोलेंगे साथियों राजस्थान, राजस्थान और भरतपुर। क्या बोलेंगे? राजस्थान केवला राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहा है आपसे, केवलादेव नेशनल पार्क की बात कर रहा था। आप साथियों क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे साथियों? तो राजस्थान और भरतपुर। क्या बोलेंगे साथियों? राजस्थान और भरतपुर। चलो अगला बोल रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन आप जानते हैं सुंदरवन का एक हिस्सा हुआ करता था मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? क्या वो सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, या फिर बिहार में, या फिर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं? तो जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। बोलेंगे कैसे करेंगे लॉक? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। कहने का मतलब दोनों का दोनों सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले हैं, है ना। मतलब किस स्थान पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में है तो सुंदरवन डेल्टा, ये तो सही, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही जवाब है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को लॉक करने वाले हैं। अगला बोल रहा है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव आवरण कितना है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मतलब भारत की वन स्थिति रिपोर्ट कब का? 2023 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव आवरण कितना है? ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ लॉक करने वाले हैं। 4,900 स्क्वायर फीट जो आपका किलोमीटर होती है साथियों, 4,992 किलोमीटर। कितना साथियों? 4,992 किलोमीटर के हम लोग लॉक करने वाले हैं। अगला बोल रहा है साथियों, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिभाग पर वन है? मतलब भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब जो होने वाले साथियों आपका ऑप्शन नंबर हम लोग सी लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक करने वाले हैं, अर्थात 25.1217%। अगला प्रश्न से कह रहा है साथियों, भारत की वन स्थिति 2023 के अनुसार भारत का कौन से राज्य के पास सर्वाधिक वन है? क्या वो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर कोई नहीं? तो ध्यान रखिए साथियों, इसका सही जवाब मध्य प्रदेश होने वाली है। आप ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि भारत का कौन से राज्य के पास सर्वाधिक वन है, तो आप सभी जानते हैं साथियों मध्य प्रदेश का सही जवाब। मुझे बताएंगे आप, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में साथियों सबसे अधिक वर्षा आप जानते हैं मेघालय में होती है। कहाँ पर होती है साथियों? मेघालय में होती है। मेघालय में किस जगह होती है? आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि साथियों सबसे अधिक वर्षा भारत में मेघालय के किस जगह पर होती है। देखिए अगला क्या कह रहा है साथियों, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति यानी कि इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू की थी? तो क्या 1948, 1952, 1956? तो साथियों याद रखिएगा 1952 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति फॉरेस्ट लागू कब किया था साथियों? तो 1952 आप बोलेंगे साथियों, क्वेश्चन को याद कर लीजिए, मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से फैक्ट के साथ साथ चीज़ें अच्छी निकल के आ रही है। तो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति फॉरेस्ट कब लागू किया गया था? तो 1952 में। अगला कह रहा है साथियों, ए बिल्ली साइड जो कह रहा है कि भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन लगाना अनिवार्य लक्ष्य है? भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन लगाना अनिवार्य है? क्या वो 30, 25%,
30% या 33% बोलेंगे साथियों। ये 33% 1952 के तहत साथियों 33% वन पे लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक मेरी बिल्ली है वो सब बगल में आके म्याऊं म्याऊं कर रही है, परेशान कर रखती है हम लोग को। चल निकल यहाँ से, चल भाग। आप जो बोलेगा दूध पीती है, बिल्कुल नहीं पीती, कुछ नहीं खाती पीती है, बस जो दूंगे वही खाएगी। अब एकदम पेट पे चढ़ जाती है ना। ए हट, हट हट। देख कुछ देर में फिर से बोलेगी, देखिएगा, सुनिएगा आवाज़ इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो क्या 1973 में, 1972 में, 1970 में? साथ ही इस क्वेश्चन को आप घोट के, सूत के, औंग के, खाना खाने वक्त, बाहर जाने वक्त, किसी तरह आप इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किए थे? 1972 में। कब लागू? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1972 में। कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? तो 1972 में। क्या हुआ था 1972 में? तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम क्या हुआ साथियों? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? साथियों मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके टीआरई में आया था, नहीं आया था? जी हाँ, बिल्कुल आया था साथियों। साथियों आया था ये क्वेश्चन कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? क्या 1972, 1973, 1971? जी हाँ, 1 अप्रैल। आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। यहाँ भी लिखा गया, देखिए कुछ फैक्ट हैं कि 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था। अल्लाह बोल रहा है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया? देखिए वहाँ पे टाइगर था तो 1973 मारे थे। यहाँ पे एलिफेंट है, देखिए ध्यान से। एलिफेंट मतलब क्या? तो हाथी। बच्चे में पढ़ते थे ना आप लोग, एलिफेंट मतलब हाथी, ELEPHENT। तो 1992, 1982, 1972, एक से अधिक या कोई नहीं? साथियों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ लॉक करने वाले हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू की गई थी? तो 1992 में। कब लागू की गई थी साथियों? 1992 में। बोल रहे हैं भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? भारत किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए साथियों, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? वो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या एक से अधिक? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ लॉक करने वाले हैं। भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है साथियों? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे साथियों? मध्य प्रदेश में। साथियों ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी, यदि आप लेट से जुड़े, मैं आपको बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी का एमसीक्यू है साथियों। एमसीक्यू साथियों है, आप जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप देख भी पा रहे होंगे कि पीवाईक्यू यहाँ से निकल भी रहा है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 110%। आप जब पढ़ रहे होंगे आपको खुद ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाली, सर यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाली है। बिल्कुल सर, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की मैं चीज़ें के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ साथियों। आने वाले समय में साथियों मैं आपको घटना भी करवा दूंगा, और मैं साथ में आपका ऑल आपका पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, तो आप निश्चित रहिए। तो साथियों मैं चाहूँगा यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बस अभी कर दीजिए। आप अभी बीच में है, कर दीजिए कमेंट, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कर दीजिए। यदि आपको ख़राब क्लास लग रही है वो भी बोल दीजिए, अच्छा लग रहा है वो भी कर दीजिए। और आप चाहते हैं आगे क्लास हो तो बोलिए सर हाँ सर अच्छी लगी क्लास, और आगे कीजिए, तो मैं चाहूँगा अगले क्लास और आगे होगी आपकी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आई थी? तो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आई थी? क्या 1975 में, 1980 में, 1985 में? तो आप बोलेगा साथियों सर 1975, 1980, 1985। तो आप बोलेगा साथियों सर इसका सही जवाब 1975 इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आई थी? तो 1975 में आई थी। कह रहा है कि प्रोजेक्ट हंगल किस वर्ष जम्मू कश्मीर में ICUN और WWF के सहयोग से शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट हंगल किस वर्ष जम्मू कश्मीर में IUCN और WWF के सहयोग शुरू किया गया था? क्या वो 1980, क्या वो 1975 या 1970? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब 1970 होने वाली है। तो किस वर्ष जम्मू कश्मीर में आया था? तो ये आपका 1970 में लागू हुआ था। अगला बोल रहा है भारत में
कुल कितने जीव मंडल नीचे यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में कुल कितने जीव मंडल नीचे बायोस्फीयर है? क्या वो 12 है, क्या वो 11 है, क्या वो 18 है? तो जी हाँ साथियों, आपका 18 सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी जो है शायद 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि भारत में कुल कितने जीवमंडल नीचे है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपका 18 है। देखिए साथियों, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा है, भारत के कुल कितने जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त एम ए बी परियोजना है? भारत के कुल कितने जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त एम ए बी परियोजना के अंतर्गत आता है? तो जी हाँ, इसका सही जवाब 12 हो जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, कितना मैंने कहा? तो 12 हो जाएगा। मैं चाहूँगा साथियों, यदि आप नए हैं तो इसको जो है आप कॉपी में नोट्स भी अवश्य कर लीजिएगा। हालांकि आपको इसका आप PDF में दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कमेंट। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, कि वर्ष 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था? तो वर्ष देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये आपका बन गया कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब हुआ था? तो 1986 अर्थात 1986 में कौन बना था? तो आप आंख बंद कर लीजिए और कहिए सर नीलगिरी। क्या बोलेंगे साथियों? नीलगिरी। यहाँ पे सुंदरवन नहीं होगा, तो नंदा देवी नहीं होगा, तो हम क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करने वाले हैं। वर्ष 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था? तो वो आपका नीलगिरी बना था। अगला कह रहा साथियों, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या वो उत्तराखंड में है, क्या असम में है, मेघालय में है? एक से अधिक? तो आप बोलेंगे साथियों मेघालय। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका मेघालय में स्थित है। साथियों मुझे लगता है आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी, है ना। फिर बोल रहा है अगला प्रश्न, सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या वो उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, एक से अधिक या कोई नहीं? तो आप बोलेंगे साथियों उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है साथियों? तो उड़ीसा में। मुझे बताइए उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कोई बच्चा मुझे कॉमेंट कर दिएगा कि सर उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। मुझे बताइए उड़ीसा की राजधानी है कहाँ है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर जो है साथियों, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या वो जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो आप कहेंगे साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलेगा हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब होने वाली है। अगला बोल रहा है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है? भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है? क्या वो मन्नार की खाड़ी है, क्या वो सुंदरवन, नंदा देवी, एक से अधिक या कोई नहीं? तो साथियों इस बात को आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुंदरवन हो जाएगा। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है? तो आप कहेंगे साथियों सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ क्या होता है? तो आप जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया, मैंग्रोव वन में आती है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, चंदन वन भारत के किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन जो होता है वो किस तरह वन के उदाहरण? क्या वो सदाबहार वन होता है, पर्णपाती वन, डेल्टाई वन? तो आप बोलेंगे साथियों पर्णपाती वन होती है। साथियों चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो पर्णपाती। साथियों अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF मुझे मिल जाए तो मैं चाहूँगा आप मेरे टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। मैं कमेंट में और दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसकी सारी PDF, एक PDF नहीं, यदि आपका क्लास छोटा भी है पीछे तो मैं सारी PDF आपको एक साथ दे दूँगा, इसलिए आप अवश्य ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। साथियों ये आपका एपिसोड नंबर आज आपका 8वीं खत्म हो गया। साथियों कुछ चीज़ें मैं बताना दूं कि BPSC के बारे में बहुत सारी हल्लाएं हो रही हैं कि नहीं आएंगी।
देखिए साथियों, यही आपका समय है जिससे आप लोगों से आगे निकल सकते हैं। मतलब इस टाइम में बहुत सारा बच्चा को ये लग रहा है कि टीआरई 4 जो है साथियों, टीआरई 4 जो है वो नहीं आएगा। लेकिन निश्चित रूप से टीआरई 4 आएँगा। एक बार अच्छा एक बार मेरी बात को मानिए, क्या पढ़ा हुआ चीज़ बेकार होता है? नहीं होता है। तो आप पढ़ते रहिए, तो आप पढ़ते रहेंगे साथियों, तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएँगी। छोड़ दीजिएगा ना, आप भूल जाएँगे। अच्छा, आपने कभी सोचा है ये बात कि मैं आ जो होता है, मैं उसको क्यों नहीं आज तक भूला हूँ? मैंने अपना नाम आज तक क्यों नहीं भूला हूँ? साथियों, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप उसी को बार-बार रिपीट करते हो। रिपीट करने से आपको चीज़ें याद होती है। आप छोड़िए मत, पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। नहीं पढ़ेंगे किसका क्या लीजिएगा, मुझे बताइए? आपसे चीज़ लोग, मुझे लगता है इस टाइम आप क्या कीजिए, बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस क्या कीजिए, जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप पकड़िए, पकड़िए और देखिए मेरा ये सब्जेक्ट, आप उसी को बार-बार पढ़िए। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम तक आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी और आप सबसे आगे हो जाएँगे। तो मेरा मानना है आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएँगी, नहीं पढ़ेंगे तो किसी से कुछ मत लीजिएगा। घर में बैठ के ना एकदम सोइएगा, कान में तिल्ला लीजिएगा और निश्चित होके सोइएगा। तो इससे सोने से बढ़िया है कि आप पढ़िए, पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होता है। किताब को अपना दोस्त बनाइए, दोस्त बनाने से आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएँगी। तो मुझे बताइए क्या आप पढ़ेंगे? चलिए हम आप यहीं पे क्लास को स्टॉप वेट करते हैं। आप पहले आने जाने से पहले मैं आपको चाहूँगा, यदि आप नए आए हैं, यदि आप नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और साथियों, एक ज़रूरी सूचना आपके क्लास के लिए, सुबह के 10 बजे आपको भूगोल क्लास और दोपहर के 1 बजे आपको गणित की क्लास, खासकर प्रायोरिटी के लिए। शाम के 7 बजे जो क्लास पहले 8 बजे हुआ करती थी, वो आपके शाम के 7 बजे हो रही है और आपकी ये विज्ञान क्लास होगी 7 बजे। तो मैं चाहूँगा आप तमाम साथियों, तमाम दोस्तों अवश्य जुड़ें। मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार।